अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट क्लास थी, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने इनकन्वीनियंस कॉज की थी, और जो कि लेक्चर को बार बार इंटरप्शंस की वजह से मुझे लेक्चर देने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं ऑनलाइन क्लास में। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और आज का जितना भी लेक्चर है ये रिकॉर्डेड होगा, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप वॉइस नोट में अपने अपने सीआरस को भेज सकते हैं, और उसी वॉइस नोट का रिप्लाई मैं बनाकर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस कम से कम जनरेट हों और एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। सो दैट्स वाई लेक्चर स्टार्ट करते हैं नाउ। इस केस में जहां तक हमने लास्ट पढ़ा था, तो हम उधर से ही स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वेलबीइंग, वहां तक हमने यहाँ तक हमने जो है ना डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेल बीइंग। जब आपने हम बात करते हैं कि व्हेन इंजीनियर्स आर, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इंजीनियर्स टू प्रमोट ह्यूमन वेल बीइंग, तो इसमें देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक है एस्पिरेशनल एथिक्स और दूसरे हैं सुपर एरोगेटरी एथिक्स। एस्पिरेशनल एथिक्स वो होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एथिक्स, एस्पिरेशनल एथिक्स और सुपर एरोगेटरी एथिक्स। एस्पिरेशनल एथिक्स जो होते हैं, दीज आर ऑब्लिगेटरी। ठीक है, सो दीज आर ऑब्लिगेटरी एथिक्स। ऑब्लिगेशंस होती हैं या आपको करने होते हैं एज एन इंजीनियर्स, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं। और दूसरे सुपर एरोगेटरी एथिक्स वो होते हैं जो कि बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायरमेंट से एक वो है जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उसे हम एस्पिरेशनल एथिक्स कहते हैं। बट व्हाट इज बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, it is called supererogatory ethics. Now, although engineering codes of ethics place great emphasis on the importance of refraining from certain kinds of behavior, prohibited actions, और ये prohibited actions की जो हम बात की है, engineers should refrain from that prohibited actions, इसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट थी जो हमने डिस्कस की थी। और वो बेसिकली वही लिस्ट है जो आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो आम ह्यूमन बींग्स को के लिए प्रोहिबिटेड एक्शंस होते हैं, उसमें कुछ एक दो फीचर्स ऐसे, एक दो एक्शंस ऐसे थे जो इंजीनियर्स के लिए टॉप अप थे। उसके अलावा वही प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं कि जो आपने नहीं करने। एंड एंगेजिंग इन बिहेवियर्स दैट प्रिवेंट्स हार्म, such provisions do not adequately capture the more positive aspects of the engineering. We'll call this more positive components of engineering ethics aspirational ethics. तो अभी तक जो हमने बेसिकली बात की थी वो इंजीनियरिंग एथिक्स की बात की थी, यानी कोई ऐसा डिजाइन नहीं होना चाहिए जो कि वेल बीइंग से जरा हटके हो, ह्यूमन वेल बीइंग से के लिए फेवरेबल ना हो। बट व्हेन वी आर कॉलिंग दिस इज मच मोर पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स, यानी मोर पॉजिटिव साइड पे जब हम जाते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स की, तो मोर पॉजिटिव साइड के ऊपर एथिक्स को एस्पिरेशनल एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक है इंजीनियरिंग एथिक्स जिसमें आपके कॉमन एथिक्स हैं, जिसमें आप प्रोहिबिटेड एक्शंस नहीं करेंगे एंड यू आर एंगेज सम सर्टेन बिहेवियर। बट व्हेन यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स, तो जो फर्स्ट अपग्रेडेशन है इंजीनियरिंग एथिक्स की, दिस इज मोर पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स, उसे एस्पिरेशनल एथिक्स कहते हैं। यानी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग कोड्स, इंजीनियरिंग एथिक्स से वन स्टेप अप जब आप जा रहे हैं, तो इसे एस्पिरेशनल एथिक्स कहते हैं। एंड दैट टेक मेनी फॉर्म्स, as जिस तरह से engineering codes require engineers to promote human being to those that go beyond the obligatory. So इस ये एस्पिरेशनल एथिक्स ऑब्लिगेटरी एथिक्स हैं, मच मोर पॉजिटिव साइड ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं सुपर एरोगेटरी एथिक्स। नाउ यू आर थिंकिंग बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायरमेंट, यानी व्हाट इज रिक्वायरमेंट से अब आप एक्सीड करने जा रहे हैं। यानी पहला स्टेप इंजीनियरिंग कोर्स से जब आप अबव गए थे तो वो था एस्पिरेशनल एथिक्स। नाउ यू आर गोइंग फर्दर बियॉन्ड द एस्पिरेशनल एथिक्स। तो जो नेक्स्ट लेवल का एथिक्स हैं
या नेक्स्ट लेवल के इंजीनियरिंग कोड्स हैं या नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके ऊपर अब हो गई हैं, दीज आर कॉल्ड सुपर एरोगेटरी एथिक्स. दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट यू आर थिंकिंग बियॉन्ड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. तो ये बहुत सेकंड स्टेज है. फर्स्ट स्टेज में एस्पिरेशनल है और सेकंड स्टेज में सुपर एरोगेटरी एथिक्स है. इसको हम डिटेल में जाके आगे देखेंगे. आप लोगों का जो एक वर्किंग है, आप लोगों के लिए जो छोटी सी एक असाइनमेंट है इसमें, उसमें आप लोगों ने कुछ लिस्ट डाउन कर लेने हैं. एस्पिरेशनल एथिक्स क्या है और सुपर एरोगेटरी एथिक्स क्या है व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग द इंजीनियरिंग प्रोफेशंस. ठीक है. नाउ इसमें आप देख लें कि अब अब कुछ एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल्स को सामने रख के आपने सोचना है कि अब आप क्या सोच सकते हैं कि जब आप एज अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो एस्पिरेशनल एथिक्स में आती हैं और कौन कौन सी चीजें सुपर एरोगेटरी एथिक्स आती हैं. इसकी एग्जांपल देखें. Engineering Bernard Amadi founded Engineers Without Borders. Now, Engineers Without Borders in 2001. A very compassionate man, Amadi was profoundly affected by the poor living conditions in underdeveloped countries, such as the absence of clean water. So, in many cases, undergraduate engineers could design and build water supply systems that would enable such people to have a better life. So, engineering students in Engineers Without Borders are responsible for many projects throughout the world that have enhanced human well-being. So now, अब ये एक उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अमेडी ने, और अमेडी की द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स. And what was the main purpose? To supply the clean water. ठीक है. तो क्लीन वाटर की सप्लाई, यानी दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. उसने बियॉन्ड द इंजीनियरिंग कोड्स जाकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की. ये उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं थी ना कि वो आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि हम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और को ह्यूमन वेलफेयर के काम करेंगे. मतलब हमारा काम थोड़ा सा नैरो लेवल का है अगर हम कॉमन ह्यूमन बीइंग के लेवल पे सोचें. बट उसने जो एमआईडी ने बियॉन्ड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर का इन 2001 यूएसए में. और फिर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट्स दिए गए कि वो क्लीन वाटर का जो सिस्टम है वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए वो बनाया जाए. बट दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द इंजीनियरिंग लेवल, लेकिन ही हैज थिंक बियॉन्ड दैट इंजीनियरिंग लेवल एंड founded this organization. So EWB USA is an organization primarily और underdeveloped countries. मतलब यूएसए में तो ऑब्वियसली वहां पर तो क्लीन वाटर हर जगह पर है, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए इंजीनियरिंग. अब वो क्या मतलब इंजीनियरिंग के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी आप लोग जिस तरह बीएससी इंजीनियर हैं, वो उन्होंने वो साइट्स देखनी थी कि अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है थोड़ी सी वर्किंग करके. आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट असाइनमेंट है. एमएडी कौन था? वो सिविल इंजीनियर था? कौन सा इंजीनियर था? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर था जिसके जहन में ये फर्स्ट थिंकिंग आई कि नाउ वी हैव टू डेवलप सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए क्लीन वाटर को सप्लाई करे. तो ये एक आपने जो है ना वर्किंग करके बताना है कि इंजीनियरिंग इसकी ये कौन सा इंजीनियर था. ऑब्वियसली यूएसए में तो सब जगह पे ही है ना, तो कहाँ कहाँ पे और फिर किस किस तरह वो बना सकते हैं. और ये आप लोग बीएससी इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट्स थे. सो ईडब्ल्यूबी यूएसए is an organization primarily for engineering students. And अजान हो रही है तो मैं जरा थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल अजान पास में हो रही है तो
Now, let's start. Now, USA is an organization primarily for engineering students and professionals who want to use their expertise to promote human welfare, especially not exclusively in less developed countries. Now, in a typical example, अब जो उसकी organization थी, Engineering Engineers Without Borders, उसने एक उसका चैप्टर था यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना चैप्टर, develop a water supply and purification projects in the village of Mafi Zongo, a Ghana. The project aim was to supply 30 or more villages with approximately 10,000 people with safe drinking water. Now ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक चैप्टर उसकी उसी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी EWBUSA ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना चैप्टर था, उसने एक प्यूरिफिकेशन प्लांट दिया घाना में for approximately 10,000 people. So in another project, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, ये बोथ यूनिवर्सिटीज जो हैं ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं और बड़ी हाईली रैंक्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टॉल्ड अ वाटर सिस्टम इन मुरकमा रवांडा विलेज, ये भी एक वो है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है. द सिस्टम प्रोवाइड विलेजर्स विद अप टू 7,000 लीटर ऑफ सेफ वाटर फॉर एवरी डे यूज. ठीक है. So it consists of gravity fed settling tank, rapid sand sprinklers, and a solar power sanitation light. So the many engineers without borders websites at colleges and universities around the world features a wide range of projects aimed at providing technical engineering assistance to improvised areas. तो यानी ना सिर्फ ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, बट डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने टेक्निकल और इंजीनियरिंग असिस्टेंस दी अंडर डेवलप्ड एरियाज. सो दिस इज द बेसिकली वो जो हमने बात की थी ना, लिंक करते हैं प्रीवियस डिस्कशन से कि एस्पिरेशनल एथिक्स हैं और एक है सुपर इरोगेटरी एथिक्स. तो दिस इज व्हाट नॉट रिक्वायर्ड एट द कॉमन ह्यूमन लेवल थिंकिंग के ऊपर. लेकिन उसने क्या सोचा, एमआईडी ने, बियॉन्ड थिंकिंग, जो कि बेसिकली एक एस्पिरेशनल एथिक्स थी कि बियॉन्ड थिंकिंग, उसने सोच के ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई. और आप देखेंगे जब इंजीनियर्स विदाउट बियॉन्ड थिंकिंग सोचते हैं तो हाउ दे कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द गुड ऑफ पब्लिक. सो ठीक है. नाउ अदर इंजीनियर्स and like-minded people have advocated ideas and projects that also illustrate aspirational ethics. Engineers P. Aaron Westland and Robert Textor have come up with the term peace engineering as a label for ideals such as global environment management, sustainable project, and seeking greater economical justice. Now, अब ये देखें, ये भी इंजीनियर्स हैं. वो एमआईडी भी एक इंजीनियर था जिसने एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स लगाए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, डिफरेंट चैप्टर्स बनाए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, और उन्होंने देखे किस तरीके से डिफरेंट जो साइट्स हैं उनको टारगेट किया घाना में और डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में और प्योरिफिकेशन प्लांट्स. नाउ देयर इज अनदर केस स्टडी एग्जांपल है जिसमें पीस इंजीनियरिंग है और जिन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट बेसिकली आप देख रहे हैं बड़ा हॉट इश्यूज है आजकल, और इन्वायरमेंट की वजह से ये जो हमारा वेदर है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली अब्रप्टली चेंज हो रहा है. सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स कहते हैं वो डेवलपमेंट्स कहते हैं जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स होते हैं. जब आप किसी चीज को इन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में सोचते हैं तो उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं.
and seeking greater economic justice. So in another example, the Colorado School of Mines has created a program in humanitarian engineering, which is devoted to research and design intended to improve the well-being of poor and marginalized communities around the world. ठीक है. So now इसमें देखें कोलोराडो, ये माइंस, कोलोराडो स्कूल्स ऑफ माइंस है, एक और इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटेरियन इंजीनियरिंग, research and design intended to improve the well-being of poor and marginalized communities around the world. So several other universities included Dartmouth and Ohio. ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं, ओहियो स्टेट तो बहुत जो है वो बड़ी वेल रिकॉग्नाइज्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, also have humanitarian engineering programs. तो humanitarian engineering program इंजीनियर्स ने beyond their मतलब रोल वो जाके फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक सोच के देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशन, कितने काम उन्होंने किए हैं. ठीक है. सो दीज वर्क्स आर द एग्जांपल्स कि हाउ इंजीनियर्स कैन कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बट. तो ये एस्पिरेशनल एथिक्स हैं. Examples of aspirational actions are not confined to work in an underdevelopment region. Engineers not infrequently engage in projects that go far beyond what employees or code require, and they do so out of a desire to promote the human good, even after his retirement. अब ये एक example देखें. Engineer Carl Clark devoted extensive time to the development of airbags for car bumpers. ये car bumpers जब आप हिट होते हैं तो वहां पर सेंसर सेंस करके जो एयर बैग्स की ओपनिंग होती है और जिससे बहुत सारी लाइव्स ड्यूरिंग द एक्सीडेंट आप बचा लेते हैं, ये वो उन एयरबैग्स की बात कर रहा है. सो मच ऑफ हिज वर्क वाज डन ऑन हिज ओन टाइम एंड विदाउट पे. मतलब उसने उसके ऊपर काम किया, एक आइडिया था कि बम्पर हिट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एयर बैग्स ओपन होने चाहिए, वो पूरा सेंसिंग सिस्टम, वो सारा कुछ उसने डिवाइस किया, सोचा, और वो विदाउट पे है. मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं थी, तो कंपनी के साथ भी वर्क नहीं कर रहा था. आफ्टर द रिटायरमेंट विदाउट पे देखें उसने एक फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दी ह्यूमन एक नया आइडिया दिया. मतलब ऑटोमोटिव इंजीनियर ही होगा ना, मैकेनिकल इंजीनियर ही होगा जिसने ये एक आइडिया फ्लोट किया और उसने ये बनाया. सो ये देख लें. मतलब अनफॉर्चुनेटली द एयर बैग्स वर इवेंचुअली पेटेंट बाय समवन एल्स. पेटेंट की मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है कि ये आइडिया उसका था, उसके ऊपर वर्किंग उसने की, विदाउट पे की, आफ्टर रिटायरमेंट की, कोई विदाउट एनी बेनिफिट्स के की, वेस्टेड इंटरेस्ट के की, और उसने ये आइडिया डेवलप किया और ये अभी भी आइडिया वैलिड है और कितनी लाइफ सेव हो जाती है इसी एयर बैग्स की वजह से. बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी और ने ये आइडिया कॉपी करके उसको पेटेंट कर लिया. तो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. लोग आइडियाज को, मेथड्स को कॉपी करके और अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं और फिर बहुत सारे मतलब मनी अर्न करते हैं. लेकिन आप उसकी देखें, ये जो कार्ल क्लार्क है, उसने किस तरीके से वर्किंग की फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेड ऑफ द वेलबींग. सो ये एस्पिरेशनल एथिक्स हैं, ये सुपर एरोगेटरी एथिक्स हैं. You go what beyond what is the requirement. You step up from the engineering codes. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको कोड कर दी हैं जो कि एस्पिरेशनल एथिक्स की हैं, सुपर एरोगेटरी एथिक्स की हैं. ठीक है. तो ये देख लें, कार्ल की एग्जांपल्स हैं, वो एमआईडी की एग्जांपल है, ये पीस इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटेरियन इंजीनियरिंग. ऑल दीज एग्जांपल्स आर एस्पिरेशनल एथिक्स. ठीक है. सुपर रेगुलेटरी एथिक्स, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट एंड डिजाइनिंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन वर्क. नाउ तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग, आई एम रिपीटिंग, if you have any questions regarding aspirational ethics and supererogatory ethics, now you can float a voice note to your CR, और CR मुझे फॉरवर्ड कर देगा और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा. बट आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. Aspirational ethics and the National Academy of Engineering. Most engineers probably believe that their work promotes human well-being, and that is required of them as engineers to promote well-being. A call to use technological innovation for the human good is evident in perhaps the most prestigious organization in American engineering. In an unpublished piece in 2000 by the former president of
National Academy of Engineering on the occasion of its selection of 20 greatest engineering achievements of 20th century. Now ये देखें, ये है जी नेशनल अकेडमी इंजीनियरिंग लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स ऑफ द 20th century. नाउ दीज आर दी, मतलब ये लिस्ट डाउन है, मतलब आपने भी यूज की हुई होंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन है, ऑटोमोबाइल है, एरोप्लेन है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, कंप्यूटर, टेलीफोन, ये डिफरेंट लिस्ट्स हैं। दिस इज बॉक्स 1.5 जो कि डिटरमिन करता है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ 20th engineering greatest achievement of 20th century. So recognize the fundamental role that technological innovations of engineers will have in determining the course of society in the 21st century. In 2008, the National Academy of Engineers formed a committee of the distinguished engineers to discuss what they refer to as the committee as the grand challenges of engineering for the 21st century. यानी 2008 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने एक पब्लिश किया था कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स जो हैं वो 20th सेंचुरी की हैं, और 21st सेंचुरी में कौन कौन सी जो बेसिक चैलेंजेस हैं 2008 में ये हुई कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंजीनियर्स of the 21st century. Now, the list was accompanied by a call to engineers to dedicate themselves to ensuring the future in the space of finite resources, increasing population at a current rate of consumption that is unsustainable. Now, challenges जो हैं इसमें आप ये देख लें कि 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, द फर्स्ट वन, मेक सोलर पैनल एनर्जी इकोनॉमिकल। ये जो सोलर पैनल थे ये एक्सट्रीमली कॉस्टली थे। आज से सिर्फ 4 to 5 years बैक जो सोलर पैनल आपको 22 से 23,000 का भी मिल जाता है, इवन 20,000 का भी मिल जाता है, वो आज से 5 years बैक 75 to 80,000 और 1 लाख का भी था, जो कि अनअफोर्डेबल था कॉमन के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए। इसको अफोर्डेबल बनाया गया, इसको विद इन द रेंज लेकर आया गया, फिर इसके लिए ऊपर पॉलिसीज बनी, इसके ऊपर सब्सिडीज दी गई सो दैट के ह्यूमन बीइंग को इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो आप देखें कि रैपिड सोलराइजेशन पाकिस्तान में भी हुई है, ठीक है। सो प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन। फ्यूजन में बेसिकली एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा जनरेट होती है और एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। सो दैट्स व्हाई फ्यूजन डेवलप कार्बन सिक्वेस्ट्री मेथड्स, मैनेज द नाइट्रोजन साइकिल्स, प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन वाटर। बेसिकली ये सारे चैलेंजेस हैं। इंजीनियर बेटर मेडिसिन, इसकी एक मतलब इंजीनियर बेटर मेडिसिन की एग्जांपल ये है कि अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं इवन जो मेडिसिन के लिए, ये मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि जो भी अब मेडिसिन शुगर के लिए बनती है वो सिर्फ शुगर को अगर वो कर रही है, टारगेट कर रही है, और शुगर की रिडक्शन, शुगर के जो इंसुलिन लेवल और शुगर के ऊपर जो है ना, वो अगर सिर्फ मेडिसिन शुगर की और वो उसका सिर्फ सोल पर्पस शुगर रिडक्शन है बॉडी के अंदर, तो वो अप्रूव नहीं करते आप। उसके साथ साथ उसके और बेनिफिट्स भी होने चाहिए फॉर मतलब तब वो अप्रूवल मिलेगी। मतलब ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके मतलब सोल को एक मेडिसिन जो सिर्फ शुगर के लिए आप है और वो आप बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन कंपनी बना रही है, तो अब उसको अप्रूवल नहीं देते। उसके लिए गाइडलाइंस है कि उसके और फर्दर बेनिफिट्स भी कोट होने चाहिए और वो फिर वो बेनिफिट्स प्रूवन होने चाहिए, तब उसकी अप्रूवल मिलती है कि यस यू कैन यूज इट ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो ये बेटर मेडिसिन, ये तो आपको पता है मेडिसिन की दुनिया में तो बहुत ज्यादा, मतलब कैंसर अनक्योरेबल था, अनट्रीटेबल था, अब कैंसर की भी देखें कितनी मेडिसिन आई हैं। तो मेडिसिन में रिसर्च तो बहुत वास्ट हुई है और एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है मेडिसिन में, और हम मेडिकल साइंस में तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं। इसी तरह ये बहुत सारी चीजें हैं। तो दीज आर द लिस्ट जो कि ग्रैंड चैलेंजेस हैं, और इसमें कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने कर भी लिए हैं, ठीक है। Now, recognizing that preparation for engineering careers should begin long before the college years, National Academy of Engineers also established a K-12 mission to create an awareness of national
Academy of Engineers grand challenges at the pre-college level and to encourage students to pursue careers in engineering. This mission includes, यानी बेसिकली उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स ने कुछ ऐसी अचीवमेंट्स जो कि हो चुकी थी उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की, जिसका बॉक्स पिछले प्रीवियस बॉक्स 1.5 में उसकी एक लिस्ट अवेलेबल है। और कुछ चैलेंजेस थे कि 21st सेंचुरी के क्या चैलेंजेस हैं। इन दो चैलेंजेस में उनकी जो सबसे बड़ा, और ये 2008 की बात है, सबसे पहला जो चैलेंज है वो सोलर पैनल्स को रिड्यूस करना, इकोनॉमिकल करना। और वो आपने ये देखा है कि शायद 2008 में कोई सोच भी नहीं सकता था, तो लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में रैपिड रिडक्शन हुई है सोलर प्राइसेस की पैनल में, और रैपिड सोलराइजेशन पाकिस्तान में भी हो गई है। और पाकिस्तान इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसमें भी मतलब रैपिड सोलराइजेशन होना कि कितनी कॉस्ट जो है सोलर पैनल्स की कम हो गई है। इसके अलावा मैंने आपको मेडिसिन की एग्जांपल्स दी हैं। इसके अलावा वर्चुअल, ये एक और चीज भी लिखी हुई है, बाकी चीजें तब आपने खुद देखनी है। इसमें एक है रिवर्स इंजीनियर द ब्रेन। तो ये एक आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि रिवर्स इंजीनियर द ब्रेन का क्या मतलब है। तो ब्रेन की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिवर्स ये टर्मिनोलॉजी कब यूज होती है। तो ये एक आपकी असाइनमेंट है इन विच यू हैव टू वर्क ऑन। हो सकता है मैं पूछ भी लूँ उसमें पेपर में। नाउ इनहेंस वर्चुअल रियलिटी, ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी कहते हैं कि जहां पर आपकी जो ये जो आपके मॉडलिंग है, बेसिकली आप या तो चीजें बनाएं, फिर उनको टेस्ट करें, फिर उनके रिजल्ट देखें। दूसरा है ये जो मॉडलिंग आप कर लेते हैं, चीजों की मॉडल कर लेते हैं। और अब तो एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप उसको दें, उनके डिफरेंट एल्गोरिदम्स को दें, तो वो आपको फर्दर डाटा प्रिडिक्ट करके भी दे देते हैं, जिसे टेस्ट और ट्रेन का डाटा भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें अब वर्चुअल रियलिटीज में है, यानी मॉडलिंग से रेलिवेंट चीजें हैं, एआई से रेलिवेंट चीजें हैं। तो ऐसी चीजें जो अभी हो नहीं रही होती, लेकिन हम उनको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा जी ठीक है, अगर ये हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। एडवांस पर्सनलाइज लर्निंग, अब ये आप चैट जीपीटी को ले लें, पर्सनलाइज लर्निंग बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। मेटा एआई को देख लें, जेमिनी को देख लें। अब आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हो सकता है आपको पहले इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना पता चलते हो, लेकिन अब आप जस्ट फिंगर टिप्स पे हैं। सो इंजीनियर द टूल्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये डिफरेंट है। और उन्होंने ये बात की थी कि ये लिस्ट डाउन करेंगे चैलेंजेस को, और फिर एक मिशन उन्होंने बनाया था K-12 मिशन टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट कि प्री कॉलेज लेवल के ऊपर, यानी कॉलेज लेवल है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल है, तो प्री कॉलेज लेवल के ऊपर जाकर, यानी जो स्कूल लेवल है, नाउ एट द स्कूल लेवल दे हैव मेड द अवेयरनेस अबाउट कि इंजीनियर स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो उनका एक नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का एक मिशन ये भी था। तो it also aimed to educate the populace on the engineering mindset and the role of engineering in address grand challenges and improving the quality of life। तो ये challenges हैं। प्री स्कूल लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट की गई कि स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आना चाहिए टू एड्रेस दीज ग्रैंड चैलेंजेस। प्री कॉलेज लेवल के ऊपर, स्टूडेंट स्कूल लेवल के ऊपर अवेयरनेस, तो सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आए। क्योंकि पहले यही थे ना कि डॉक्टर्स हम बनेंगे और फॉर द बेटरमेंट, फॉर द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए काम करेंगे। तो इंजीनियर्स भी हैं जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फॉर ह्यूमन वेल बीइंग के लिए कर सकते हैं। उनके सामने ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के ऊपर वर्क करना है। तो ये मतलब सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन ही नहीं, ये प्रोफेशन भी ऐसा है। और ये अवेयरनेस दी थी नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियर्स ने। ये बेसिकली अमेरिकन है और उनका K-12 मिशन है फॉर प्री कॉलेज लेवल का। नाउ इस यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स के कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ उनके गोल्स चैलेंजेस हैं, एंड कुछ उनका K-12 मिशन है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके जहन में आती है, कोई जनरेट हुई हुई हो, और इसमें मैंने कुछ आपको असाइनमेंट भी दी है। रिवर्स इंजीनियर द ब्रेन, इसका क्या मतलब है। डेवलप कार्बन सिक्वेस्ट्री
ट्रेट्रियन मेथड, इसको देखें इसका क्या मीनिंग है, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर जो है वो एक वॉइस नोट भेजें सीआर को, मैं उसका रिप्लाई बना दूंगा। लेकिन ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो और बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। साइबर सिक्योरिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर टेरर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मॉडलिंग आ जाती है, मॉडल कर लेते हैं चीज़ों को रेदर देन कि आप एक्चुअल बनाएं उनको, उस एनवायरनमेंट में बाउंड्री कंडीशंस दे के टेस्ट करवा के पता चला लेते हैं कि यू हैव डिटरमाइंड कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो इन दिस वे पर्सनलाइज लर्निंग की मैंने आपसे बात की है। तो ये दीज आर, और बहुत सारे चैलेंजेस आप देखें, मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैनी चैलेंजेस हैव बीन कंकर्ड, मतलब वो हो चुके हैं, मतलब उन चैलेंजेस को उन्होंने एड्रेस कर ली, और फ्रीक्वेंटली अब और बहुत सारी, अब हो सकता है कोई नए चैलेंजेस भी आ गए हों नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स के। नाउ नेक्स्ट है डिजाइनिंग फॉर वेल बीइंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट of engineering. Now, the primary way in which engineering improve well-being is through design. In designing for well-being, engineers must keep many things in mind. In this and the following section, we discuss two important themes that should govern design. Design में basically जिस चीज को हमने देखना है वो है टेक्नोलॉजी फंक्शंस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इंजीनियर्स मस्ट अडॉप्ट अ क्रिटिकल एटीट्यूड टू आवर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी फंक्शंस देख लेते हैं इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट कि ये क्या होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का तो काम मतलब इम्प्रूव करना है ना, बट टेक्नोलॉजी ऑल्सो अफेक्ट दी सोशल, सोसाइटी को अफेक्ट कर रही होती है। तो सोसाइटी में उसका एक अफेक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है। और इसको हम इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। नो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फंक्शन इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट and in this context they have consequences for good or ill. Another way to state the same idea is to say that engineering is a type of social experimentation. Engineering में आप एक मतलब basically it's a social experimentation. Engineers innovations, whether consume products, bridges or buildings, are tested on the members of the public. Think again about the autonomous car. Whether this innovation will promote well-being, all things considered, can be known only after it is played. Every technological innovation जो भी हो रही है वो will be brought in at the social experimentation level. वो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी में आएगी, सोसाइटी उसको यूज करेगी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन उसे कहते हैं, सोसाइटी जब यूज कर रही होती है, और फिर कुछ उसके इफेक्ट्स होते हैं। सोसाइटी का उसका बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है after its use. This is called social experimentation. So every technological innovation which is for the betterment of the society, when society will use it, then generate something about its benefits, advantages and disadvantages. इसे कहते हैं social experimentation. So technology is a type of social engineering is a type of social मतलब every technological innovation will bring in social experimentation. ठीक है। सो दिस इज द केस कि वो टेस्ट होगी, और जब वो टेस्ट होती है सोसाइटी उसको टेस्ट करती है तो उसे सोशल एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज सोशल एक्सपेरिमेंटेशन? सोशल एक्सपेरिमेंटेशन इज whenever engineers build anything new, technologists invent anything new, then these innovations are come at the society level, and society will test. When society will test and bring their perception, then this is called social experimentation of technology, social experimentation of any engineering innovations. ठीक है। सो यू हैव टू डिस्कस दिस टेक्निक कि आपको जो जो भी सोशल एक्सपेरिमेंटेशन है वो सोसाइटी करेगी उसको। सो द ऑटोनोमस कार clearly has many advantages, but it also raises some serious issues. मतलब ऐसे ही लग रहा था कि ऑटोनोमस कार्स आएंगी तो सोसाइटी उसको रैपिडली अडॉप्ट करेगी, लेकिन उसके कुछ सीरियस इश्यूज थे। तो इस वो सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में स्टिल ऑटोनोमस कार जो है अभी वो सक्सीड नहीं हुई। ये इनोवेशन जो है उसके ऊपर सोसाइटी के कुछ सर्टन जो है पॉइंट ऑफ व्यूज हैं
जो कि थोड़े से ज्यादा ड्रॉबैक हैं, डिसएडवांटेज केस में है। तो सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में दो इट वाज अ वेरी ग्रेट इन्वेंशन, स्टिल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपको कहा जा सकता है पेपर में कि सोशल एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है और कौन सी ऐसी इनोवेशन इन्वेंशन हैं जो अभी सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में ऑल्दो टेक्नोलॉजिकली बड़ा मतलब ब्रिलियंट थी, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। उसमें ये ऑटोनोमस कार्स हैं। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स आवर बिहेवियर in many way. For example, speed bumps, for example, virtually force us to drive more slowly. So the inventions of the primary press had an enormous impact on European civilization and was a major factor in the Protestant Reformation. It is difficult to deny the effects of the development of technology or warfare on the conduct of warfare itself. Technology also obviously affects the job we hold. Some jobs have been diminished in an sometime टेक्नोलॉजी क्या करती है सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में, सोसाइटी को बड़ा बैडली अफेक्ट भी कर देती है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि इस टेक्नोलॉजी ने जॉब्स फॉर बैंक टेलर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स खत्म कर दिए। पहले ट्रैवल एजेंट्स के पास अब जाते थे, वो टिकट्स बुक करते थे, अपना मार्जिन रखते थे। अब क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएं, इवन जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पर आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। खुद बुक करें, डायरेक्ट एचबीएल कार्ड, आपके पास कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनसे आप डायरेक्टली पेमेंट करें। और जो ट्रैवल एजेंट्स का जो सारा मार्जिन था, जो वो मार्जिन रख के आपको आगे देते थे, वो सब कुछ खत्म। आप ऑनलाइन जाके सब कुछ परचेज कर सकते हैं। और तो ये क्या किया है टेक्नोलॉजी ने, मतलब आप वेबसाइट की एक्सेस ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट एक्सेस ने, बैंक के कार्ड्स ने ये जॉब ओमिट कर दी है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक भी है। और इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जो जॉब्स हैं वो स्टार्ट भी हुई हैं। So technology has also affected our social relationships in many ways. Sometimes affected people in different generations differently. For many young people, the elapse of several hours with no cell phones, calls, or text message prompts them to wonder whether friends their friends still care about them. But for many of the older generation, the absence of such communication is a welcome relief. So many young people feel that they are not in relationship until they're Facebook officials, but older people find him to understand. So regular, well, आप ये देखें कि आज की जनरेशन की जो सोशल नेटवर्किंग है वो किसके ऊपर बेस करती है? वो बेस करती है व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये हमारी सोशल नेटवर्किंग है, हम जैसे जो एज है उस ग्रुप के, आप लोगों की। और जो प्रीवियस था उनका नेटवर्किंग क्या होती थी, वो बेसिकली मतलब फिजिकल मिलते थे, बैठते थे, मतलब टी टाइम, उसके ऊपर चाय वगैरह पीना, इस तरह की मतलब ये चीजें थी। और कॉन्सेप्ट्स ही सारे टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिए हैं। तो वो ये बेसिकली सारा जो है वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years, उसमें परसेप्शन ही चेंज हो गई हैं। So as this is the technology probably affect even our definition of crucial terms. In this case, what is mean to have a friendship or relationship? We have already mentioned that some of the way in which the autonomous car can affect job and other elements of the, so technology ने basically ये जो सोशल टेक्नोलॉजी ने कुछ चीजों के मीनिंग्स ही चेंज कर दिए हैं। सोशल नेटवर्किंग का मीनिंग पहले कुछ और था और आज सोशल नेटवर्किंग के वेज और मीनिंग्स डिफरेंट हो गए हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज टोटली चेंज द मीनिंग एंड वेज ऑफ डिफरेंट थिंग। सोशल नेटवर्किंग अब डिफरेंट है। सो नाउ social forces also direct the development of technology. One way to understand this is acquainting ourselves with the rapidly growing field of science and technology studies, a discipline created by sociologists, historians, and philosophers. Detailed investigations of technology have shown that there are usually several workable solutions. ये जो आप लास्ट पैराग्राफ है, ये मैं आप 2 to 3 minutes हैं आपके पास, आप लोगों को मैं ये टाइम दे रहा हूँ, इसमें आपने पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें एक एग्जाम्पल कोट की हुई है कि सोशल फोर्सेस कैसे टेक्नोलॉजी को ड्राइव करती हैं। ये आप ये देखें,
इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है बाइसाइकिल की। अर्ली एवोल्यूशन ऑफ द बाइसाइकिल हैड टू ब्रांचेस, a sportsman bike with a high front end wheel that was relatively unstable, and a more utilitarian version with a smaller front wheel that was more stable. ठीक है, तो sportsman version was designed for speed and was especially attractive to young athlete males, and the utilitarian version was more appropriate for player riding and ordinary transportation. Eventually, the utilitarian design came to be more widely accepted, and the high-wheeled bike disappeared. So most people evident decided that producing a sportsman toy was not as important as producing a useful means of transportation. So ये basically देखें कि कैसे सोशल जो आपकी दोनों ही मतलब एवोल्यूशंस थी। एक एवोल्यूशन इंटायरली जो है ना वो खत्म हो गई, मतलब अब वाइप आउट हो गई, और दूसरी जो एवोल्यूशन है उसने आगे ग्रो किया। तो ये बेसिकली आपकी सोसाइटी ही इनोवेशंस को सम टाइम डायरेक्ट कर रही होती है। और स्पोर्ट्समैन बाइक बिल्कुल हाई एंड फ्रंट व्हील वाली अनस्टेबल बाइक, स्पीड बाइक, वो खत्म हो गई और दूसरी जो बाइक है वो रही। सो on a still more subtle level of analysis, सटल कहते हैं मतलब जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। STS researchers have found that even concepts that are usually thought to have a purely technical definition often have a social and value dimension. For example, what constitute effective functioning or efficiency? अब ये देखें, इसमें आगे उसने एक एग्जांपल बड़ी अच्छी कोट की है। Effective functioning of or efficiency, especially important terms in technology, is not determined wholly by technical consideration, but also in part by social considerations. तो ये जो आपकी डेफिनेशन है बेसिकली, द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग, एफिशिएंसी, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके। तो ये एक प्योर टेक्निकल टर्म है, बट दिस इज नॉट प्योरली टेक्निकल। इसको आपको सोशली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इज नॉट डिटरमिन्ड, सोशल कंसिडरेशन क्या है? Efficiency of a device is taken up by purely of energy input and energy output. However, in practice, whether the device is considered to be work well is a product of character and interest of a user group. ये अब देखें child labor, while in some way efficient than use of adults, but when it was decided that the use of child labor was immoral, children were no longer taken into account as a possible source of more efficient labor. So अगर efficiency की बात करें तो efficiency एक technical term थी, energy input और energy output। तो भाई चाइल्ड तो ज्यादा अच्छे एफिशिएंट थे कंपेयर टू अडल्ट्स, बट यहाँ पर एक सोशल कंस्ट्रेंट आ गया। सोशल कंस्ट्रेंट में ये डिसाइड किया गया कि चाइल्ड लेबर इमोरल है एंड देयर विल बी नो चॉइस, ऑल्दो इट वाज एफिशिएंट। टेक्निकली चाइल्ड लेबर बड़ी वो चाइल्ड लेबर वाज वेरी मच एफिशिएंट, बट ऑन अ इमोरल लेवल, ऑन अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसको खत्म कर दिया, बल्कि इस पे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज भी हैं। पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर का एक इंस्टीट्यूट है जो कि चाइल्ड लेबर को बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करता है। अब बल्कि मतलब हर कंट्री में, एवरी कंट्री हैज दिस वन। So the use of child labor was no longer considered in determining efficiency. Instead, children were redefined as learners and consumers, not laborers. So these so-called technical concepts then have a social dimensions. So a similar process seems to be occurring in many areas related to the environment. Standards for consumption of gasolines are changing, even if it is more efficient to build automobiles by older standards or to use less environmentally friendly standards in other areas. अब आप ये देखें कि पेट्रोल के जो अब आपने शिफ्ट लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर क्यों शिफ्ट लिया है? एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे। एनवायरमेंटली जो गैसोलीन से डीजल पेट्रोल, वो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ईवीज जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। उनकी स्मोक नहीं है उस तरीके से और बाकी चीजें नहीं है। तो ईवीज बड़ा रैपिड चेंज आया है। ये BYD आप देख लें,
BYD मतलब जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटो 3, ऑटो 2, और अब तो पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने बना दिया है, ये जैको और ये जितनी भी कंपनीज अब आई हैं, वो न्यूली लॉन्च में वो हाइब्रिड पे जा रही हैं, यानी बैटरी प्लस पेट्रोल पे। एफिशिएंसी भी है, प्रोटेक्टिव भी है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये नहीं होता सिर्फ सिर्फ प्योर एफिशिएंसी सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, एफिशिएंसी में सोसाइटल एस्पेक्ट्स भी होती हैं, सोशल कंसिडरेशंस भी होती हैं। गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल हो सकता है बहुत एफिशिएंट हो, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से अब एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया कि एनवायरमेंटल कंसर्न भी एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसने टेक्निकल डेफिनेशंस को भी चेंज किया। सो सोशल कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So many design standards that were once controversial no longer are, and design standards already incorporated many safety and environmental considerations that probably cannot be justified economically or even by consideration of trade over. For example, ये जो मैंने अभी आपको एयर बैग्स की बात की थी, एयर बैग्स बनाने की वजह से सेंसर्स ऐड करें, उसमें एयर बैग्स इंपोर्ट करें, वो पूरा सिस्टम करें, तो हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ दी व्हीकल इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये अब बहुत सारे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में मैंडेटरी कर दिया गया कि इतने एयर बैग्स के बगैर आप कार मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान को तो साइड पर रख दें, बहुत दूसरे कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो सेफ्टी फीचर्स इकोनॉमिकली हो सकता है कॉस्ट इंक्रीज कर दें, लेकिन वो एक्सेप्टेबल ही नहीं करते, एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि विदाउट दैट सेफ्टी फीचर्स आप इसको वो करें। तो ये देखें कि कैसे जो आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल इश्यूज हैं, वो सोशल कंसिडरेशन, सोसाइटल कंसिडरेशन से साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। तो सोसाइटी हैज मेड सम सर्टेन डिसीजंस दैट आर नो लॉन्गर इन डिस्प्यूट। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। नाउ सॉरी, now society has simple made certain decisions. Now they become part of the definition of what it means to design a product such as an automobile. Can you think of ways in which social forces, ये कुछ questions हैं जो उसने generate किए हैं। Now next है uh, adopting a critical attitude toward technology. Now critical attitude में some scholars hold that technological development has a life of its own that can only minimally be controlled by individual humans or even society at large. For example, टेक्नोलॉजी की एक लाइफ की बात कर रहा है। स्टीम शिप वाज डेवलप्ड फ्रॉम प्योर विंड ड्रिवन वेसल्स, and diesel powered and atomic powered vessels could not have been developed apart from steamships. So there seems to be something inevitable about the progression itself and the order in which it is occurred. Furthermore, many people believe that if a technology can be developed, it will be developed, and there is a little we can do about it. This position, technological determinism. So इसमें दो concepts हैं. There are two concepts
about adopting a critical attitude toward technology. एक है technological determinism और एक है technological optimism. Technological optimism and technological pessimism. So technological determinism, this position, technological determinism, has been rejected by most scholars in favor of the view that humans can influence the direction of technological development. But if there is freedom to direct the course of technological development, how should it be directed? So, technological optimists believe that most technological development promotes well-being and should be encouraged. Consider the situation in India. ये 23 है कि basically आप ये now in India basically what happened, uh, the country seems finally poised to experience the kind of explosive economic development necessary if the millions who live on less than $1 per day are to escape poverty. Remarkable increase in mobile phones connections, shopping malls, and prime office space are only a few examples of growth, and the IT industries, which barely existed in 1991, has the potential to do for India what automobiles did for Japan and oil for Saudi Arabia. Basically ये जो इसका नियर नटशेल है कि टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्ट बात करते हैं, टेक्नोलॉजी जब भी whenever it is whenever you talk about technology, it is always for the betterment of the human being. मतलब ऑप्टिमिस्ट कहते हैं जो ऑप्टिमाइज और मतलब पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं. सो ये पॉजिटिव साइड्स की देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में देखें जापान ऑटोमोबाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, वो कहाँ चला गया. उसके बाद आप सऊदी अरेबिया ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है. इसके अलावा इंडिया में रैपिड ग्रोथ हुई है आईटी की, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ हुई है. सो ऑप्टिमिस्ट हमेशा पॉजिटिव साइड्स को देखते हैं. और जो पैसिमिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिकल पैसिमिस्ट ये वो लोग होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स, ऑप्टिमिस्ट जो सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखते हैं और जो पैसिमिस्ट होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं. While not opposing all technological development, want to enter a cautionary note. In India, for example, the development which technological optimists praised may weaken or destroy many aspects of the traditional life, such as close-knit families and community ties that have great human values. Philosopher Albert Borman illustrates how technological development can be responsible for the loss of complex network of a relationship by contrasting the fireplace. ये एक वो होती नहीं थी, फायर होती थी, फायर प्लेस जहाँ पे सारे के सारे रात को आकर बैठते थे, चिट चैट होती थी वहां पर, आप गैदरिंग होती थी. वो सारी चीजें, स्टोरी टेलिंग होती थी, कन्वर्सेशंस होती थी, और उसमें डिफरेंट रोल्स थे. मदर का रोल था, फादर का रोल था, सेंट्रल प्लेस थी. तो ये सारी चीजें एज पर अकॉर्डिंग टू फिलोसफर एल्बर्ट बोर्गमैन, जो कि टेक्नोलॉजिकल पैसिमिस्ट है, वो कहता है ये सारी चीजें खत्म हो गई. Hearth was the place where household died, developed important ceremonies. So such marriages were conducted. Contrast the fireplace with modern furnace from which heat appear. Modern furnace ये जो कॉपर की जो फर्नेसेस होती हैं, या आप गैस हीटर्स वगैरह ले लें, हीट अपीयर्स विद. अब वो देखें, वो जो पहले जो फादर का रोल था, वो जिसमें वो कटिंग थी, वो फॉरेस्ट से जाके कट करके लेके आना, फिर वो फायर जलाना, वो एक पूरा का पूरा रोल हुआ करता, वो खत्म हो गया. वो गैस हीटर्स आ गए हैं या वो कॉपर के हीटर्स आ गए हैं. तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है फैमिली मेंबर्स की या एफर्ट्स हैं, वो सारी खत्म हो गए हैं. सो सिमिलर कंसिडरेशंस अप्लाई टू द ट्रेडिशनल फैमिली मील एज कंट्रास्टेड विद द माइक्रोवेव मील. अभी अब देखें माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं. सो ट्रेडिशनल मील्स वर्सेस माइक्रोवेव ओवन मील्स. So at the traditional meal, the mother prepared the food which might have been raised in a family garden with the whole family work. Meal time was a place. So for grace and discussion and for the experience of the day. Thus linking, मतलब ये देख लें कि ये एक माइक्रोवेव को ट्रेडिशनल फैमिली मील के साथ उसने कंपेयर किया है कि जो ह्यूमन टाइज थी टेक्नोलॉजी ने. बेसिकली माइक्रोवेव इज द फॉर्म ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और ट्रेडिशनल मील्स पहले वो जो लकड़ियों के ऊपर जो है वो आपका जो नॉर्मली खाना बनता था,
उसके साथ उसने कंपेयर किया है कि फैमिली नेट, फैमिली टाइज, फैमिली रिलेशनशिप्स जो है ना वो कम्प्लीटली वो हो गए हैं, वोमिट हो गए हैं, डिसपियर हो गए हैं। ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिस्ट है, लेकिन ट्रुथ जो है वो इन बिटवीन है, यानी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं। Technology have both desirable and undesirable aspects, and that the designers should try to maximize the desirable aspects and minimize the undesirable aspects. They require a critical attitude toward it. Critical कहते हैं पॉजिटिव चीजों को भी देखना, नेगेटिव चीजों को भी देखना, जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ कंसिडरेशंस करना, पैसिमिस्ट भी रहना, ऑप्टिमिस्ट भी रहना, नाइदर पैसिमिस्ट नॉर ऑप्टिमिस्ट, क्रिटिकल एटीट्यूड को डेवलप करना कि उसमें डिजायरेबल एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना, अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स को डिक्रीज करना, ये एक क्रिटिकल एटीट्यूड है टेक्नोलॉजिस्ट का, जो कि डेवलप होना चाहिए. सो सोशल नेटवर्किंग विद क्रिटिकल एटीट्यूड इज नीडेड. Philosopher Sharon Weller recognized the psychological and informational value of social networking sites for people with serious illness, for victims of violent crime or other suffering, and in other ways. तो ये उसने बात की है कि these virtues include patience, honesty, empathy, fidelity, and tolerance, and they are the ones necessary. So she worries that internet may not be conducive to the development of such virtues. Yes, I also believe आपका अपना point of view हो सकता है, but this is the main main thing. इंटरनेट ने बहुत सारे सोशल हमारे जो नेटवर्किंग के चीजें थी उनको चेंज कर दिया, और इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं. नाउ getting down to the cases, just a minute, 1 minute hold करें. Now getting down to the cases, professionals are men and foremen, and now I'm sharing again. Professionals are men and women. As a physician, uh, uh, one said to one of the co-author, physicians are tied to the post of use. The same is true of engineers. While professionals are required to master a larger amount of intellectual challenging material, the ultimate of professional knowledge is to deal with use, with concrete problems that arise in professional practice. Something similar applies to the ethical dimension of the professionalism. Professionals do not encounter the ethical dimensions of their work in the form of abstract dilemma, but in the form of cases which must be resolved or dealt with in some way in order to get on with the task at hand. Because of the centrality of cases in all areas of professional work, this book contains many cases. इसमें जो बेसिकली है ना, cases serve several important functions. Through their study of cases, we learn to recognize the presence of, देखें मेडिकल साइंसेज में भी इसी तरह ही होता है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, या इंजीनियरिंग साइंसेज में भी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जब सोशल एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, तो उसके हो सकता है आपको एथिकल कंटेंट्स अभी तक ना पता हो, एथिकल प्रॉब्लम्स ना पता हो, तो आप केसेस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं उसके ऊपर कि इसके सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हैं, एथिकल क्या एस्पेक्ट हैं. टेक्निकली हो सकता है वो चीजें बहुत अच्छी हो, लेकिन सोसाइटल इफेक्ट्स के लिए आपको सोशल एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ती है. सोशल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, फिर एनालिसिस है, और फिर आपको पता चलता है कि इसके एथिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं. सो स्टडिंग केसेस इज द बेस्ट टू वे टू डेवलप आवर स्किल्स इन एथिकल एनालिसिस. केस स्टिमुलेट द मॉरल इमेजिनेशन है. A study of cases shows that the code of ethics, however useful, cannot provide ready-made answers to many of the cases generated by professional engineers. So cases can convince us there is no substitute for developing our own ethical skills, and that in some cases the codes themselves should perhaps be revised.
So cases can show us that sometimes the world of practice presents us with dilemma that are not easily resolvable and that professionals may disagree about what is right. So case studies, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बाद सोशल एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर उसकी एथिकल डायमेंशंस आपके सामने आते हैं जब सोशल एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है। तो फिर केस स्टडीज आप केसेस आपको बता रहे होते हैं कैसे एफर्ट्स किया। इवन ये जो आपके जो मेडिकल साइंसेज में जो इन्वेंशंस होती हैं बहुत सारी, वो भी केस स्टडीज बेस ही होती हैं। मतलब केस आप इन्वेंशंस करते हैं, वो सेफ होती हैं, सेफ करने के बाद जब आप उनको सोशल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हो सकता है उसके कुछ आपको ड्रॉबैक्स पता चले। इस तरह जैसे कोविड वैक्सीनेशन थी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए थे। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन थी, लेकिन अब पता चला कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो मतलब आपको ज्यादा डिजायरेबल एस्पेक्ट्स की तरफ जाना है और उसके जो कम डिजायरेबल एस्पेक्ट्स हैं, और कुछ चीजें चेंज कर दी हैं सो टेक्नोलॉजी ने, सोशल नेटवर्किंग की मीनिंग्स ही चेंज हो गए हैं अब। तो ये सारी चीजें हैं। सो टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो इंजीनियर्स का काम ये है कि क्रिटिकल एनालिसिस करें और डिजायरेबल एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करें और अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स को डिक्रीज करें। तो ये सारे के सारे लेक्चर में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं, तो आप इंडिविजुअली अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इसको भेज सकते हैं अपने सीआरस को, वो मुझे पोस्ट कर देंगे और मैं अपने वॉइस नोट में इनके कर दूंगा। बेसिकली ये लेक्चर रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया है क्योंकि लास्ट लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम की थी आउटसाइड, जो मेरे ख्याल थे स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किया जाए और फिर आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर किया जाए। तो ये जो टाइम है लेक्चर का, इस टाइम में आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर सुनना है। सुनने के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने सीआर को जो है ना फॉरवर्ड कर देने हैं, रिलेटिव सीआर्स को, और फिर उसके बाद वो मुझे कर देगा। यहां तक जो भी मैंने आज अब डिस्कस कर लिया है, ये सारे मतलब आज टुडे टू आज फ्राइडे तक ये जो आज का लेक्चर है ये भी आपका मिड टर्म में इंक्लूडेड है। चलें ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू।